वेलकम बैक टू द चैनल एक्वास्केपिंग विद रियू। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, AKA साइनोबैक्टीरिया के बारे में। और रिसेंटली मेरे ही एक टैंक पे ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ था। मैं समहाउ अपने उस टैंक से साइनोबैक्टीरिया फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को टोटली इरेडिकेट कर दिया। अब ये मैंने कैसे किया वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर साइनोबैक्टीरिया या फिर जिसको हम BGA या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। अब ये एक ऐसा चीज है जिसका नाम सुनने पे कुछ लोगों को तो अपना नाइटमेयर याद आ जाता है और कुछ लोगों का रिएक्शन होता है, अच्छा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी गूगल करता हूँ कौन सी एल्गेटर्स खरीदना है इनके लिए। लेकिन अगर आपको एक चीज पता नहीं है तो फिर मैं आपको बता दूं कि हम इसे बस ब्लू ग्रीन एल्गी कहते ही हैं, लेकिन ये कोई एल्गी नहीं है। जी हाँ, ये कोई एल्गी नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये एक साइनोबैक्टीरिया है। तो असल में साइनोबैक्टीरिया एक तरीके का फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है और इसमें भी बाकी दूसरे प्लांट्स एंड एल्गीज की तरह क्लोरोफिल होता है, जिसके मदद से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है एंड बहुत ही इजीली ये आपके टैंक पे ग्रो कर सकता है। अब मैं एक फन फैक्ट बोलूं, सॉल्ट वाटर फिश कीपिंग हॉबी पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो ना तो ब्लू कलर का होता है एंड ना ही वो ग्रीन कलर का होता है। एंड गेस व्हाट, वो किस कलर का होता है? रेड। दे आर फ्रिकिंग रेड। अब बताओ भला इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलने का मतलब क्या हुआ फिर? सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ तब वो थोड़ा सा स्लॉपी हो जाता है, मतलब मेरा इन्फॉर्मेशन देने का तरीका थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो आज मैं एक काम करूंगा, पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कैसे करें, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज है जो कि साइनोबैक्टीरिया के ग्रोथ को और भी ज्यादा प्रमोट करता है। देन वी विल टॉक अबाउट वेज टू इरेडिकेट साइनोबैक्टीरिया परमानेंटली फ्रॉम योर टैंक। तो हाउ टू आइडेंटिफाई साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप देखेंगे कि आपके टैंक के हार्डस्केप के ऊपर, आपके टैंक का जो भी सैंड सबस्ट्रेट है, ग्रेवल सबस्ट्रेट है उसके ऊपर, या फिर आपके टैंक पे जो भी प्लांट्स है उन प्लांट्स के ऊपर एक थिक स्लाइमी मैट जैसा बन गया है एंड ये नॉर्मली डार्क ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। ये लोग ब्लू ग्रीन कलर के अलावा भी डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, ब्लैक एंड पी ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ये लोग टेक्सचर में थोड़ा सा स्लाइमी एंड स्लिपरी होता है। अगर आप हाथ से थोड़ा सा ब्लू ग्रीन एल्गी उठाएंगे एंड उसको थोड़ा सा रब करेंगे तो फिर आपको वो स्लिपरी लगेगा। अब अगर आप लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी को टच किया है तो फिर अपने हाथ को जरूर धोना, क्यों आपको आगे वीडियो पे पता चलेगा। लेकिन मेरे पास इन सब से भी एक अच्छा उपाय है साइनोबैक्टीरिया को तुरंत ही पहचानने का, और वो है स्मेल। अब इस स्मेल को एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, बट यू शुड नो दैट एक हेल्दी फिश टैंक वो होता है जिसमें कोई भी स्मेल नहीं आता है। अब अगर आपके टैंक पे साइनोबैक्टीरिया है तो फिर इसका एक बहुत ही डिस्टिंक्ट, बहुत ही अलग सा स्मेल होता है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके टैंक पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है। ये स्मेल कुछ है ही ऐसा। अब ये स्मेल बहुत ही यूनिक होता है। बारिश के बाद जो गीली मिट्टी का स्मेल होता है या फिर आपके आस पास में जो भी पॉन्ड है उस पॉन्ड में से नेचुरल जो स्मेल आता है, ये कुछ वैसा ही होता है। रुकिए, अब आपको जाके गीली मिट्टी या फिर पॉन्ड सूंघने का जरूरत नहीं है। आई बिलीव अगर आपने पहले कभी भी इस स्मेल को ध्यान नहीं दिया फिर भी आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा एंड फिर भी आप लोग पहचान पाएंगे कि टैंक के साथ कुछ तो गड़बड़ है एंड ये स्मेल थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो अब जब ये कंफर्म्ड हो गया है कि आपके टैंक पे साइनोबैक्टीरिया है तो अब हम जानते हैं कि व्हाई यू शुड गेट रिड ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। बिलीव मी, द वर्स्ट यू कैन डू इज इग्नोरिंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके टैंक पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है जो कि पानी पे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उसका बैलेंस ठीक रखता है एंड आपके टैंक पे एमोनिया बिल्डअप होने नहीं देता है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया है एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑब्वियसली एक तरीके का बैक्टीरिया है। तो ये दो बैक्टीरिया एक ही जगह पे रहता है एंड एक ही चीज के लिए कम्पीट करता है। अब बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के बीच में अगर कंपटीशन हो कि कौन सबसे जल्दी एंड सबसे ज्यादा ग्रो करेगा तो फिर ऑब्वियसली जीत हमेशा साइनोबैक्टीरिया का ही होगा, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके ज्यादा जल्दी से ग्रो कर सकता है। एंड मेरा दूसरा रीजन ये है कि साइनोबैक्टीरिया जब भी कोई भी प्लांट के ऊपर ग्रो करता है तो फिर वो उस प्लांट के लीफ के ऊपर का सरफेस को पूरा मैट की जैसा कवर कर देता है। तो फिर ना तो उस प्लांट को लाइट मिल सकता है एंड ना ही वो स्टोमाटा के जरिए गैस एक्सचेंज कर सकता है। तो फिर ये साइनोबैक्टीरिया अपने नीचे दबे हुए उस प्लांट को तब तक सफोकेट करता है जब तक वो मर नहीं जाता। ओके, सो अब आते हैं थर्ड रीजन पे एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये टॉक्सिक है। मतलब अगर कोई भी फिश या फिर इन्वर्टिब्रेट गलती से भी इसको निगल गया तो फिर उस फिश या फिर इन्वर्टिब्रेट्स का डेथ भी हो सकता है बाद में। एंड शायद इसीलिए कोई भी इन्वर्टिब्रेट जैसे अमानुष इवन कोई भी एल्गी ईटर इसको टच भी नहीं करता और इसको खाता भी नहीं है।
तो ब्लू ग्रीन एल्गी खाने वाला एल्गीटर गूगल करने का जरूरत नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी फिश या फिर इन्वर्टिब्रेट्स इसको खाने का नहीं सोचेगा। तो इसी वजह से साइनोबैक्टीरिया को अपने टैंक से एज सुन एज पॉसिबल रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हमें इन्हें नेचुरल मेथड्स यूज करके रिमूव करना है टैंक से, तो फिर हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर ये साइनोबैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, मतलब उनको क्या क्या चाहिए होता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट साइनोबैक्टीरिया लव, दैट इज हाई लाइटिंग। दे लव हाई लेवल्स ऑफ लाइटिंग्स। अब मैंने अपने मोंटे कार्लो का डाइस्टार मेथड के दौरान 50 वाट्स का 2 लाइट यूज किया था, तो शायद उस हाई लाइट की वजह से साइनोबैक्टीरिया भी बनने लगे। एंड ऑल्सो दे लव एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने ये लेआउट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्वासॉल यूज किया था, तो इस टैंक पे बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था पहले से ही। बट एक्सेप्ट हाई लाइटिंग एंड हाई न्यूट्रिएंट्स, साइनोबैक्टीरिया नीड वाटर टू ग्रो। तो फिर अगर आपके टैंक पे पानी नहीं रहेगा तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर मैंने सोचा कि डाई स्टार्ट के दौरान मेरे टैंक पे पानी था भी नहीं, लेकिन बाद में मैंने ये नोटिस किया कि डेली अपने एक्वासॉल या फिर मोंटे कार्लो के ऊपर पानी स्प्रे करने के लिए वो पानी टैंक के अंदर ही जम रहा था, क्योंकि किचन फॉयल से तो पूरा ही कवर था टैंक, तो फिर उस पानी का इवापोरेट होने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो टैंक के नीचे जमा हो रहा था। एंड गेस व्हाट, साइनोबैक्टीरिया लव स्टिल वाटर, एंड स्टिल वाटर पे न्यूट्रिएंट्स का लेवल भी ज्यादा होता है, तो फिर ये जगह परफेक्ट है एक साइनोबैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। सो नाउ यू हैव द बेसिक आइडिया अबाउट हाउ द साइनोबैक्टीरिया ग्रोज। तो अब हम आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, जो है हाउ टू इरेडिकेट साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी फ्रॉम योर टैंक। अब पहले तो मैं आपका एक मिथ क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम पानी का वाटर फ्लो बढ़ा देंगे तो फिर ये ब्लू ग्रीन एल्गी चला जाएगा। अब अगर हमको ये पता है कि साइनोबैक्टीरिया स्टिल वाटर पे सबसे इजीली ग्रो करता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पानी का फ्लो बढ़ा देंगे और ये लोग गायब हो जाएंगे। नो, बिलीव मी गाइस, मैंने ये भी ट्राई करके देखा था। मैंने अपने टैंक पे 2 HOV फिल्टर लगाया था एंड फ्लो को फुल स्पीड पे रखा था, और इससे बस मेरा जो ब्लू ग्रीन एल्गी था वो थोड़ा ज्यादा और फैल गया टैंक पे। एंड ऑल्सो पानी का फ्लो बढ़ाने से आप बस उस साइनोबैक्टीरिया के पास और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई दे रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपने टैंक पे फिल्टर यूज ही ना करूं, लेकिन तब मैंने सोचा कि मेरा जो मोंटे कार्लो है वो अभी अपने इमर्ज फॉर्म से सबमर्ज फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, तो फिर वो लोग सफोकेट करने का हाई रिस्क था, तो फिर मैंने फिल्टर को ऑन ही रख दिया एंड हटाया नहीं। अब देखो, साइनोबैक्टीरिया को अपने टैंक से इरेडिकेट करने के लिए 2 तरीके के प्रोसेस होता है, एक होता है नेचुरल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। अब हम ऑब्वियसली अपने टैंक पे कोई भी बाहर का केमिकल ऐड करना नहीं चाहेंगे, तो फिर मैंने भी वही किया एंड मैंने पहले जो भी नेचुरल वेज था साइनोबैक्टीरिया को इरेडिकेट करने के लिए, मैंने वो सारे ट्राई किया। ओके, सो हमने ये समझा कि साइनोबैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हाइलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है। तो क्या होगा अगर हम इन 2 कंपोनेंट्स में से कोई भी एक कंपोनेंट का सप्लाई बंद कर दे? तो मैंने वही किया यहाँ पे। पहला काम जो मैंने किया दैट इज टोटल ब्लैकआउट, मतलब मैंने अपने टैंक को लाइट देने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट 3 या 4 दिन के लिए मैंने अपने उस टैंक को एक मोटे कपड़े से ढक दिया था एंड कुछ इस तरीके से ढक दिया था ताकि बाहर का कोई भी नेचुरल लाइट या फिर सनलाइट अंदर ना घुस पाए। नॉट इवन सिंगल बिट ऑफ लाइट। अगर थोड़ा सा भी लाइट आपके उस कवर के एक छेद से अंदर घुस गया टैंक के, तो फिर उसी जगह पे थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया रह जाएगा एंड उसके बाद जब अपने टैंक को खोलेंगे तब वो थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया ही आपके पूरे टैंक पे फैल जाएगा एंड हमें ये नहीं चाहिए। वी डोंट वांट साइनोबैक्टीरिया बैक इन आवर टैंक। बट मेरे टैंक का जो हैंग ऑन द बैक फिल्टर है मैंने वो ऑन रखा ताकि मेरा जो बाकी प्लांट्स है मोंटे कार्लो है वो सफोकेट ना करे। इस 3 दिन के ब्लैकआउट के दौरान वो लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके, और ये 3 दिन का ब्लैकआउट प्रोसेस मेरे मोंटे कार्लो के लिए 3 डे लॉन्ग नाइट की तरह था। एंड हाँ, ब्लैकआउट के दौरान आप बाकी प्लांट्स को लेके टेंशन मत लेना, ये प्लांट्स आराम से अंधेरे में 6-7 दिन रह जाएंगे। बट इस ब्लैकआउट के दौरान आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि टैंक के फिल्टर्स को ऑन रखना है ताकि आपका पानी अच्छे से एयरटेड रहे, नहीं तो आपके सारे जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो सफर कर सकते हैं। तो मैं इनिशियली 3 दिन का ब्लैकआउट रखना चाहता था, लेकिन मैंने उसके जगह पे 4 दिन का ब्लैकआउट रखा, और फिर जब मैंने अपने टैंक को अनकवर किया मैंने देखा खुद का ही बदकिस्मती। नाउ डोंट गेट दिस रॉन्ग, कुछ जगह से सच में साइनोबैक्टीरिया चला गया था एंड पहले से बहुत ही कम हो गया था, लेकिन मेरे टैंक का जो मेन जगह था, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा साइनोबैक्टीरिया होके बैठा था, वो जैसा था पहले वैसा ही रह गया। सो ये ब्लैकआउट मेथड तो मेरे लिए काम नहीं किया, बट मैंने सुना था कि कुछ लोगों के लिए ये ब्लैकआउट मेथड काम किया था एंड उन लोगों के फर्स्ट ट्राई में, मतलब फर्स्ट ब्लैकआउट में ही पूरा साइनोबैक्टीरिया चला गया था। वेल, अब ये मेथड कुछ लोगों के लिए काम करता है एंड आई थिंक ये मेरे लिए काम नहीं किया, क्योंकि मेरे टैंक पे साइनोबैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। एंड आई थिंक अगर आपके टैंक पे साइनोबैक्टीरिया बहुत ही कम लेवल पे है या फिर जस्ट ग्रो करना शुरू हुआ है, तब अगर आप लोग ब्लैकआउट करेंगे तो फिर शायद ये काम करेगा। बट आई थिंक इट्स वर्थ मेंशनिंग, क्योंकि इसे करना ईजी है
एंड इस पे हम लोगों को कुछ देना भी नहीं पड़ रहा है एंड बहुत ही कम हेडेक का काम है। बस टैंक को कवर करो एंड उसको ऐसे ही छोड़ दो 3 दिन के लिए। अब ब्लैकआउट मेथड टोटली काम करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि आपके टैंक में कितना साइनोबैक्टीरिया है, या फिर आप जो ब्लैकआउट कर रहे हो उस पर भी थोड़ा सा लाइट का लीकेज रह रहा है या फिर नहीं। ओके, सो हमने लाइट ऑफ करके देखा। आई थिंक मेरा जो साइनोबैक्टीरिया था वो ऑलरेडी इतना ग्रो कर गया था कि 4 दिन का ब्लैकआउट बहुत ही कम था इनके लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि मेरे इस ब्लैकआउट मेथड के दौरान मैंने कहीं पे लीकेज रख दिया और वहीं से लाइट थोड़ा घुसा था टैंक के अंदर। तो जबकि मेरे लिए ये ब्लैकआउट मेथड काम नहीं किया एंड मैं फिर से ब्लैकआउट मेथड नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे प्लांट्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाता एंड ये लोग मेल्ट करना भी शुरू कर सकते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब लाइट्स को रिस्ट्रिक्ट करके काम नहीं बना तो फिर क्यों ना हम लोग पानी में कितना न्यूट्रिएंट्स है उसको रेस्ट्रिक्ट करके देखते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं डेली 50% वाटर चेंज करूँ तो फिर टैंक के पानी पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कम होगा एंड जो भी नाइट्राइट अमोनिया जो भी चीज़ होता है वो भी कम लेवल पे रहेगा। तो साइनोबैक्टीरिया को अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा एंड मैं अगर बाहर से फर्टिलाइजर ऐड भी नहीं करूँगा तो फिर मुझे लगता है कि साइनोबैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाएगा एंड डेली मेंटेनेंस के बाद ये नेचुरली बाहर आ जाएंगे टैंक से। तो मैंने नेक्स्ट पूरा 1 वीक हर दिन 50% वाटर चेंज करता गया एंड उस वाटर चेंजेस के दौरान मैं जितना हो सकता था उतना साइनोबैक्टीरिया को टैंक से बाहर रिमूव कर रहा था। मैं बस अपने साइफन पाइप को लेके साइनोबैक्टीरिया को ऊपर से ले जा रहा था जिससे कि जितना साइनोबैक्टीरिया हो सके वो साइफन आउट हो जाता था। एंड इस दौरान आपके फिल्टर का जो भी स्पॉन्ज है उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि आप टैंक को तो क्लीन कर रहे हैं लेकिन आपका स्पॉन्ज जो है फिल्टर में बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया के छोटे छोटे पीसेस को फिल्टर कर रहा है, तो फिर उसको भी डेली क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना साइनोबैक्टीरिया बाहर जाए टैंक से। तो मैंने ऐसा 1 हफ्ता करता गया लेकिन उसके बाद भी मुझे उतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा। हाँ, साइनोबैक्टीरिया पहले से थोड़ा तो कम हुआ था लेकिन जो मेन क्लम्प था मेरा साइनोबैक्टीरिया का वो अभी भी वैसे का वैसा ही था एंड मैं चाहे उसके ऊपर से कितना भी साइफन पाइप लेके जाऊँ वो इतना टाइटली बैठा था प्लांट्स के ऊपर कि वो लोग बाहर ही नहीं आ रहे थे। अब मेरा ब्लैकआउट प्रोसेस काम नहीं किया, मेरा वाटर चेंज वाला प्रोसेस भी काम नहीं किया, मतलब कोई भी नेचुरल प्रोसेस काम नहीं किया। तो मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बच गया था और वो था केमिकल मेथड्स को यूज करना। अब सच कहूँ तो मार्केट पे स्पेसिफिकली साइनोबैक्टीरिया को इरेडिकेट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला। लेकिन मैंने ये सुना है कि इजी ग्रीन, लिक्विड CO2 इन जैसे चीजों को थोड़ा सा हाई डोज पे यूज करने पे साइनोबैक्टीरिया चला जाता है। अब पर्सनली मैंने ये सब को ट्राई आउट भी नहीं किया क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब तो एक तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर्स ही है। अब मैं गलती से भी साइनोबैक्टीरिया को और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई तो नहीं देने वाला था, लेकिन फिर भी मेरे पास फाइटोकर्प था एंड मन में एक चुल उठा कि चलो देखते हैं काम करता है या नहीं। और फिर मैंने ड्रॉपर से थोड़ा सा फाइटोकर्प लिया था अराउंड 2 ml एंड मैंने उसको ड्रॉपर को पानी में डुबो के डायरेक्ट उन साइनोबैक्टीरिया के क्लम्प के ऊपर ही दे दिया था। लेकिन आई थिंक इससे उतना काम नहीं बना। अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि फाइटोकर्प यूज़ करने पे साइनोबैक्टीरिया का ग्रोथ और भी बढ़ गया। साइनोबैक्टीरिया कम हुआ था एंड कुछ साइनोबैक्टीरिया मेल्ट कर गए थे एंड कुछ कलरलेस हो गया था, लेकिन थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया रह गया था। तो फिर शायद मैं अगर और भी 3-4 बार सेम चीज़ करता फाइटोकर्प के साथ तो फिर शायद मेरा ये साइनोबैक्टीरिया चला जाता। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे टैंक पे फ्यूचर में फिर से साइनोबैक्टीरिया आए। तो यह फाइटोकर्प आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके टैंक पे बहुत ही थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया हुआ है तो फिर आप फाइटोकर्प यूज़ कर सकते हैं, ये काम करता है। लेकिन मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था। तो अब मेरे पास 2 ही उपाय था साइनोबैक्टीरिया को इरेडिकेट करने के लिए, या तो मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करूँ या फिर मैं एंटीबायोटिक्स यूज़ करूँ। तो मैंने ऑनलाइन पे बहुत ढूंढा एंड बहुत लोगों से भी पूछा, लेकिन कहीं पे भी मुझे ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे कि मैं श्योर हो सकता था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड साइनोबैक्टीरिया पे काम करता है। क्योंकि हम लोग नॉर्मली हाइड्रोजन पेरोक्साइड एल्गी इशूज़ में यूज़ करते हैं एंड इट इज़ साइनोबैक्टीरिया नॉट एन एल्गी। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम करता या नहीं करता मैं उस पर भी डाउट पे था। एक्चुअली मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था अपने टैंक पे एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से, क्योंकि ये यूज़ करने पे मेरे टैंक का जो भी साइनोबैक्टीरिया है वो तो चला जाएगा ही, लेकिन उसके साथ जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी मर जाएंगे और मुझे अपने टैंक को फिर से साइकिल करना पड़ेगा। अब एंटीबायोटिक्स यूज़ करूँ या ना करूँ ये तब मेरे पास क्लियर हो गया जब मैंने जाना कि कुछ लोगों के टैंक पे ब्लैकआउट्स करने के बाद साइनोबैक्टीरिया टोटली चला गया था एंड 6 महीने बाद अचानक फिर से साइनोबैक्टीरिया वापस आ गया था। अब हमें साइनोबैक्टीरिया वापस नहीं चाहिए, हम जब एक बार में इसको सॉल्व करेंगे तो टोटली सॉल्व कर देंगे ताकि फ्यूचर में ये वापस ना आए। तो साइनोबैक्टीरिया का लौटने का रिस्क हम नहीं ले सकते थे। अगर हम लोग इसके ऊपर मेहनत करके इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फिर मैं चाहता हूँ कि एक बार में ही कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मुझे और साइनोबैक्टीरिया के बारे में नहीं सोचना पड़े। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब
एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ेगा। अब पहले ही मैं ये बोल दूँ कि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। मतलब सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स वर्क्स ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। एरिथ्रोमाइसिन इज द ओनली एंटीबायोटिक दैट वर्क्स अगेंस्ट साइनोबैक्टीरिया एंड नो, मछलियों को ठीक करने के लिए आप जो मेलाकाइन यूज करते हैं वो साइनोबैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा एंड आप बेकार में ही अपने टैंक के बेनिफिशियल बैक्टीरिया को हार्म करेंगे। तो मैंने जाके अपने नियर बाई मेडिसिन शॉप से एक एरिथ्रोमाइसिन का टैबलेट खरीद के लाया। तो मैंने जो मेडिसिन यूज किया था उसका नाम था इरोसिन L500 एंड आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी भी एक बचा हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ पे टैबलेट यूज़ किया है आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली आपके नियर बाई मेडिसिन शॉप पे जाओ और बोलो कि भैया मुझे एरिथ्रोमाइसिन का एंटीबायोटिक्स चाहिए। मैंने जो लिया था वो 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट था, तो आपको जो मिलेगा उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ये सजेस्टेड है कि आप हर एक लीटर वाटर के लिए 20 मिलीग्राम ऑफ एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करें। उस टैबलेट का 25% अपने अंदाजे से मैंने उसको तोड़ लिया एंड उसको मैंने पाउडर बना के पानी में घोल लिया एंड इसे यूज़ करने के 2 दिन के अंदर ये मुझे फ़र्क दिखने लगा। अब साइनोबैक्टीरिया एल्गीज की तरह मर के वाइट तो नहीं हो रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली साइनोबैक्टीरिया लूज हो रहे थे प्लांट से एंड ये लोग मेल्ट होके धीरे धीरे प्लांट से या फिर हार्डस्केप से बाहर आ रहा था। तो मैं अपने डेली वाटर चेंज के दौरान जितना हो सकता था उतना मैं साइफन कर रहा था साइनोबैक्टीरिया को एंड साइफन करके साइनोबैक्टीरिया को टैंक से बाहर निकाल रहा था। अब जब हम डेली वीकली वाटर चेंज कर रहे थे तब साइनोबैक्टीरिया जब साइफन करते टाइम निकल नहीं रहा था, हार्डस्केप या फिर प्लांट पे पकड़ के बैठा था। लेकिन एंटीबायोटिक्स यूज़ करने के बाद साइनोबैक्टीरिया जैसे मेल्ट करने लग गए एंड लूज हो गए एंड तो जब मैं भी साइफन करते टाइम पाइप को उस साइनोबैक्टीरिया के ऊपर ले जाता था तब वो इजीली साइफन आउट हो जाता था। तो मैंने ऐसा 3 दिन किया। तो मैं एक टैबलेट का आधा पीस लेके उसको पाउडर बना के उसके छोटे से कप पे थोड़ा सा पानी लेके उसमें मिक्स करके अच्छे से फिर मैं उसको अपने टैंक पे ऐड कर दे रहा था एंड मैं इस दौरान अपने टैंक के लाइट्स को ऑन ही रख रहा था और फिर मैं उसके बाद हर नेक्स्ट डे 50% वाटर चेंज कर रहा था एंड उस वाटर चेंज के दौरान जितना हो सके उतना साइनोबैक्टीरिया के जो भी छोटे छोटे पीसेस है उसे मैं साइफन आउट कर ले रहा था एंड उसके बाद टैंक को फिर से फ्रेश वाटर से फिल करके उस पर मैं फिर से एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट का आधा पीस पाउडर करके फिर से मिला दे रहा था एंड मैं यही सेम चीज़ रिपीट करता गया 3 दिन के लिए और 4 दिन बाद ही मेरे टैंक से सारे साइनोबैक्टीरिया टोटली चला गया था। अब नेक्स्ट वीक मैंने पूरा 7 दिन ही 50% वाटर चेंज करता गया ताकि जितना हो सके उतना मेरे टैंक से जो भी एंटीबायोटिक अभी भी मौजूद था वो बाहर आ पाए, क्योंकि जब तक मैं अपने टैंक से एंटीबायोटिक्स को टोटली रिमूव नहीं कर देता तब तक मेरे टैंक पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू नहीं होगा। तो यह 1 हफ्ता लगातार हर दिन 50% वाटर चेंज किया, फिर उसके बाद मैंने अपने टैंक को साइकिल होने दिया। तो आफ्टर 3 वीक्स ये टैंक कुछ इस जैसा दिख रहा है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं सारा साइनोबैक्टीरिया चला गया इस टैंक से एंड ये जो सफ़ेद देख रहे हैं ये बस एक क्यूकम्बर का पीस है जो कि मैंने ऑटोसिंक्लस को खाने दिया था। मैंने ऑलरेडी इस टैंक पे एक नेरेड स्नेल ऐड कर दिया है जो कि सामने के पार्ट पे मोंटे कार्लो को उठा दिया है और सॉइल को भी अनइवन बना दिया है एंड ऑल्सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डॉर्फ गोरामी भी ऐड किया है एंड उसके अलावा 3 ऑटोसिंक्लस है एंड मैंने 2 सायमीज एलिगेटर भी ऐड किया है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से इन फिशेस को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड मुझे ये लगता है कि ये टैंक साइकिल हो गया है, क्योंकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया अगर नहीं होगा तो फिर टैंक में एमोनिया होगा एंड तो फिर ये सारे फिशेस एमोनिया पॉइजनिंग के साइंस दिखाएंगे। लेकिन अभी तक मेरे कोई भी फिश, स्पेशली ऑटोसिंक्लस जो कि बहुत ही सेंसिटिव फिश है, उसने अभी भी एमोनिया पॉइजनिंग का कोई भी साइन नहीं दिखाया है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर 3 वीक्स एंटीबायोटिक्स टोटली गॉन एंड जो भी एंटीबायोटिक्स था वो चला गया है एंड अब इसमें धीरे धीरे बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी ग्रो करना शुरू किया है। अब मैं इस टैंक पे अपना मेन फिश ऐड करने वाला हूँ और मे भी ये गोरामी बहुत ही बड़ा है इस लेआउट के लिए, तो मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा। तो फिर मैं अपना मेन फिश ऐड करने से पहले 100% श्योर हो जाना चाहता हूँ कि इसमें एमोनिया नहीं है। तो चलो एक वाटर टेस्ट करते हैं। This is your guy escaping with Luke from Bokhali Sea Beach. Here is the sunset. Here is the sunset. तो मैं फ़िलहाल बोखाली घूमने आ गया हूँ। तो मैंने उस टैंक को अपने ही हाल पे छोड़ दिया है
एंड आई थिंक वो अभी भी साइकिल हो रहा है। तो एक्चुअली अभी उस टैंक का कुछ ऐसा फेस चल रहा है जो कि नॉर्मली एक न्यू एक्वस के बनाने के बाद हर एक टैंक पे होता है। नॉर्मली एक न्यू एक्वस के बनाने के बाद एक ऐसा पीरियड आता है जब जाके उस टैंक पे सबसे ज़्यादा एल्गी आउटब्रेक होता है। एंड उस एल्गी आउटब्रेक एक्चुअली नॉर्मल है वहाँ पे। टैंक का बैलेंस ठीक नहीं रहता है, टैंक पे एमोनिया मौजूद रहता है, टैंक पे नाइट्रेट्स भी थोड़ा थोड़ा बनता है बिकॉज ऑफ न्यूली डेवलप्ड बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। तो उस टाइम पे जाके ये जो एमोनिया है, स्पेशली हेयर एलर्जीज को एमोनिया बहुत ही पसंद है। तो ये एमोनिया जो होता है वो हेयर एलर्जी के ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड आई थिंक मेरे उस यागोमी सेटअप पे हेयर एलर्जी हो रहा था, तो मैंने चेक किया टेस्ट किट से कि कितना पीएच था। अभी फ़िलहाल 2 दिन हो गया है मेरा चेक किए हुए। नाइट्रेट पे वो 0 दिखा रहा था, तो आई थिंक वहाँ पे नाइट्रेट डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे अभी भी एमोनिया है। सो आई थिंक उस टैंक पे अभी भी एरिथ्रोमाइसिन का असर थोड़ा सा है, जिसकी वजह से अभी भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेवलप नहीं हुआ है। तो मैं इस टैंक को और भी थोड़ा वक्त दूंगा और मैं कुछ एडिशनल चीज़ें करूँगा जिससे कि उस टैंक पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया ईजिली और भी ज़्यादा ग्रो हो। तो अभी मैं फ़िलहाल छुट्टी पे हूँ, 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे हूँ। एंड 2 दिन के बाद मैं जब वहाँ पे वापस जाऊँगा तब मैं फिर से अपने टैंक पे लग जाऊँगा एंड टैंक के मेंटेनेंस होगा। टैंक पे मैं कोशिश करूँगा कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया और भी जितना हो सके उतना ऐड करने का। फिर उसके बाद जब ये टैंक पूरा साइकिल हो जाएगा, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, जब अपने टैंक पे नाइट्रेट शो करने लगेंगे। मतलब जब हम टेस्ट किट से टेस्ट करेंगे तो नाइट्रेट का लेवल कुछ आएगा, 50 ppm 30 ppm कुछ शो करेगा। जब हम देखेंगे कि टैंक में नाइट्रेट है, उसका मतलब टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन गया है, जो क्या कर रहा है कि टैंक पे जो भी एमोनिया है उसको नाइट्रेट पे कन्वर्ट कर रहा है। तो जब हम देखेंगे कि टैंक में नाइट्रेट बिल्ड कर रहा है तब हम कंफर्म होंगे कि हमारा टैंक पूरा साइकिल हो चुका है। तो यह आज के लिए इतना ही, और मैं फ़िलहाल बॉकखाली का सी बीच एंजॉय कर रहा हूँ अपने हेडफोन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे मैं इस टैंक के बारे में अपडेट देता रहूँगा। मैं इस टैंक पे अपना मेन फिश भी ऐड करने वाला हूँ, तो उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग।